नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे शामली की। शामली में जीएसटी कमिश्नर ने अचानक छापेमारी की, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि शामली में जीएसटी कमिश्नर की टीम की तरफ से छापेमारी से बाजार में हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मंदी के इस दौर में जीएसटी विभाग व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ व्यापारी अपनी बात शासन स्तर तक पहुंचाएंगे और अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। दरअसल शामली में अचानक जीएसटी विभाग की टीम पहुंची और उन्होंने व्यापारियों की दुकान पर छापेमारी की। इस जानकारी से ये जानकारी शहर में आग की तरह फैल गई, जहां व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर इसका विरोध किया। साथ ही विभाग की टीम को चेतावनी दी कि जीएसटी के नाम पर अगर किसी व्यापारी का उत्पीड़न किया गया तो व्यापारी संगठन एकजुट होकर आंदोलन करेगा। राम कुमार। अच्छा राम कुमार जी, जो ये बाजार बंद हुआ पूरा, क्या पूरा मामला है? ये मामला है बाहर जीएसटी नंबर लिखना चाहिए ना, 50,000 जो मरना लेंगे हम। अच्छा, ऐसा तो नवाया मेरे हाँ। कानों में बस इसलिए वजह बाजार बड़े बंद कर जाने इसका नंबर जीएसटी नंबर बाहर लिखा हुआ। अच्छा, कौन कह रहा है? कौन आ रहे? भाई आते जाते बता दे। अच्छा, हेलो हुआ तो सबने बाजार बंद कर दिया? हाँ जी। मेरा नाम असलम है। असलम असलम असलम, अच्छे दुकानें जो बंद करी जा रही, क्या पूरा मामला? पूरा बाजार बंद हो गया? पूरा मामला भाई ये है कि यहाँ पे जीएसटी के छापे लग रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए लोगों दुकानदार दुकान बंद बंद के बैठ के बाहर क्या परेशान कर रहे हैं? मतलब परेशान ये है कि आपने माल कितना ला रखा, कहाँ से ला रखा, कितने ला रखा, कितनी जीएसटी है, कितना ये है आपका। जिसका 10 रुपये का माल है उसका 500 का बता रहे हैं कि भाई इसका लाख रुपये माल है, इसका 10 लाख का माल है, इसलिए लोग भय में भाग रहे हैं। तो पूरा बाजार बंद कर दिया? आज ही पूरा बाजार बंद हो गया, आप देख लो। तो उन्नाव में नकली डीएपी खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, जिसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया। उन्नाव में पुलिस ने नकली डीएपी खाद बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली खाद को बरामद किया है। बता दें कि सीओ सिटी आशुतोष कुमार के नेतृत्व में दही कोतवाली क्षेत्र में ये छापेमारी की गई, जहां 50 बोरी नकली खाद पकड़ी गई। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया। दरअसल उन्नाव के दही थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में काफी दिनों से नकली खाद फैक्ट्री चल रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि एक फैक्ट्री खाद बनाकर आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करती है, जिसके बाद पुलिस ने नकली डीएपी खाद से लदे लोडर को पकड़ा, जहां चालक की निशानदेही पर पुलिस ने छापा मारकर फैक्ट्री का माल जब्त करते हुए उसे सील कर दिया। तो 8 महीने से वेतन न मिलने पर आशा बहुओं ने धरना दिया। बता दें कि गोंडा में आशा कार्यकर्ताओं ने पिछले 8 महीने से वेतन न मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरी में धरना दिया। इस दौरान आशा बहुओं ने बताया कि पिछले 8 महीने से उन लोगों को वेतन नहीं मिला है। जब वह लोग वेतन मांगने जाते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रश्मि वर्मा ने बताया कि आशा बहुओं का वेतन ब्लॉक स्तर पर तकनीकी खराबी के चलते नहीं भुगतान हो सका है, जिसके चलते इस समस्या का निस्तारण कर लिया गया है और भुगतान शुरू कर दिया गया है। जिला गोंडा, जिला अध्यक्ष संतोषी देवी। कैसा धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन ये हुआ है कि 21 नवंबर को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। मैडम ने कहा था कि आप लोग का पेमेंट हो जाएगा, होगा। अभी अभी आया है 2 महीना का वेतन। आशाओं का अभी पूरा नहीं आया, न पूरी संगनी का आया। जब तक हम लोग का मार्च से लेकर दिसंबर तक भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग धरना नहीं बंद करेंगे। कितने महीने का भुगतान बाकी है? भुगतान बाकी है 6 महीने का। 6 महीने में 2 महीने का हो गया है और 4 महीने का बाकी है। अभी आपको कौन सी मैडम ने बताया कि पेमेंट किस तरह आएगा या 2 दिन बाद आएगा? कौन बताया? सीएससी पड़री कृपाल की है, पूजा जायसवाल जी। क्या है वो? हाँ, उन्होंने कहा था कि 3 दिसंबर तक का हम भुगतान कर देंगे। आज 5 दिसंबर हो गया। अभी अभी मैसेज आया है कुछ आशाओं में, कुछ संगठनों में, लेकिन जब तक हम लोग का भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग धरना नहीं बंद करेंगे।
आज के बाद में जिला अस्पताल में 10 दिसंबर को करेंगे। 10 आशाओं का अपने मानदेय संबंधी भुगतान के विषय में थोड़ा सा रोष है कि उनका भुगतान समय से नहीं किया। इसका कारण ये है कि नए सिस्टम के अकॉर्डिंग जिले से आशाओं का भुगतान होना है, जिसमें कि शुरू में डीएससी की प्रॉब्लम थी, वो बनी। फिर ब्लॉक से बैम उनकी जितना भी मानदेय अलग अलग मद में जो भी है वो बना के यहाँ भेजते हैं और यहाँ से अप्रूव होने के बाद फंड रिलीज होता है एनएचएम से और लिमिट रिलीज होती है, उसके बाद यहाँ से भुगतान किया जाता है। एक पॉइंट पर अभी 15 नवंबर को जब हमारे डैम लखनऊ गए हैं तो वहां से उनको बताया गया कि इन 6-7 ब्लॉक की लिमिट 0-0 शो हो रही है। कहीं ना कहीं तकनीकी प्रॉब्लम थी। अब वहां के मैम को बुला के यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा दिया गया है और पंडित कृपाल की आशाओं का भुगतान हो भी चुका है। बाकी जो 2-3 ब्लॉक की रह गई हैं उनका भुगतान प्रक्रिया में है। तो आशाओं को कुछ इस बारे में पता चला है कि आपके द्वारा? वहाँ की अधीक्षिका को बता दिया गया है और वो आशाओं को बताएगी। समस्या का निस्तारण हो गया, वो लोग काम सीख गए हैं, लेकिन आगे का पेमेंट भी वो समय से बना के दें ताकि यहाँ से समय से भुगतान हो सके। मैं नहीं चाहती कि 1 महीने से ज्यादा भी विलंब किसी का हो। तो ब्रिटेन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने 5 साल की मासूम से रेप कर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप और हत्या करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच और साहिबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान डीसीपी ट्रांसहिंदन दीक्षा शर्मा ने बताया कि आरोपी सोनू गुप्ता नंदग्राम का रहने वाला है और लेबर का काम करता है। इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए जरूरी सबूत जुटाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वारदात वाले दिन आरोपी ने करीब 10 लड़कियों का पीछा किया था। इसके बाद एक बच्ची का अपहरण किया, जिसको 1 दिसंबर को बच्ची को करहेड़ा से लापता हुई थी। अगले ही दिन उसका शव सिटी फॉरेस्ट में झाड़ियों के पास मिला था। जो आपका सिटी फॉरेस्ट वाला एरिया है, सिटी फॉरेस्ट वाले एरिया से इसने एंट्री की। इसमें हमें स्लिप भी मिली है कि सिटी फॉरेस्ट में उससे नहीं गया है। सिटी फॉरेस्ट में घूमते घूमते ये उस कॉलोनी क्षेत्र में एंटर हो गया था। वहाँ पे जो इसने बताया था कि वो बच्ची जो एक स्कूल की लड़की है उसका पीछा करते करते उस एरिया में चला गया था। लड़की को देख के इसका कहना था कि लड़की को देख के मुझे नहीं समझ में आया, मुझे अंदर से उसकी हैवानियत जो भी थी वो जाग गई और उसने जाके लड़की का जो उसने घटना करी। अभी तक तो हमारे उसमें नहीं आया। उस समय पर ना उसने जो बताया कि ना उस समय नशे का कोई जिक्र किया है। बाकी हाँ, इसकी हो सकता है ये उस तरीके की उसमें रहता हो, उसकी जो दोस्त यारी हो वो उस तरह के लोगों में हो सकती है। इसमें इसमें कन्विक्शन पे बहुत हमारा जोर रहेगा और कन्विक्शन के लिए हम जितने भी एविडेंसेस होते हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे और डीएनए प्रोफाइलिंग पे हम जोर देंगे। गिरफ्तार कैसे हुआ है? कितने सीसीटीवी वगैरह की मदद लेनी पड़ी? मोबाइल नहीं था इसके पास और कैसे इसके पास तक पहुंचे? सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज पहले हम अगल बगल के एरियाज के देख रहे थे तो इसमें कहीं से हमें सामने नहीं दिख रहा था। सब हर जगह पे इसका आइडेंटिफाई हो जा रहा था कि हाँ इस कदकाठी का ऐसे कपड़े पहनने वाला आदमी है। जब हमने अपनी सर्च को एक्सटेंड किया और अगल बगल के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं सब पे हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो एक में उसकी फुटेज हमको क्लियर मिल गई। उसके आधार तो गुजरात चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद देवरिया में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल करने पर देवरिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे जलाकर जश्न मनाया, जहां भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। भाई, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त किया है। 7वीं बार सरकार बनने जा रही है। अपने आप में ये एक कीर्तिमान है और गुजरात की जनता के प्रति धन्यवाद देने और मोदी जी के जलवे को सलाम करने के लिए आज यह जश्न गुजरात विजय पर मनाया गया। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव की सीटों की मतगणना चल रही है, उसमें क्या अभी मैंने क्या स्थिति है मैंने देखा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी? हिमाचल प्रदेश में ऊपर नीचे की स्थिति है। लगता है वहाँ पर जो पुरानी परंपरा है कि एक बार एक दल को दूसरी बार दूसरे दल को लग रहा है। हालांकि अभी 9 सीटें ऐसी थी जहाँ बहुत ही कम मार्जिन से
ऊपर नीचे हो रहा था। लोकतंत्र है, वहाँ के भी निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां प्रयागराज की बेटी ने अपने निकाह से पहले सड़क बनवाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से काम शुरू करा दिया गया। बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की रहने वाली नुकुस ने ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने निकाह में आने का निमंत्रण दिया, साथ ही गंदगी हटवाने और सड़क बनाने की अपील भी की, जिसके बाद नुकुस का निकाह 7 दिसंबर को होना था। प्रशासन ने नुकुस के घर के बाहर खराब सड़क को बनवाने और गंदगी साफ कराने का काम शुरू कर दिया, जिससे नुकुस और उसके आसपास के लोग बेहद ही खुश हैं। बता दें कि नुकुस की बारात लखीमपुर खीरी से आनी थी। उनके घर के रास्ते से जाने वाली सड़क की स्थिति बेहद ही खराब थी। जहां मेहमानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, वहां खाली पड़े ग्राउंड में ढेर सारी गंदगी का अंबार लगा था। इस बात की शिकायत कई बार आला अधिकारियों से और स्थानीय पार्षद और मेयर और विधायक से भी की गई, बावजूद इसके किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। फिर नुकुस ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर अपनी शादी का निमंत्रण दिया, साथ ही खराब सड़क बनवाने और गंदगी साफ कराने की गुहार लगाई। तो वहीं नुकुस के निकाह से पहले गंदगी साफ और सड़क बनाने का काम शुरू किया गया, जिससे नुकुस और उनके चाचा अफजल ने सभी का शुक्रिया अदा किया। नुकुस का कहना है कि सूबे के मुखिया और लोकप्रिय सीएम होने के नाते योगी आदित्यनाथ उनके अभिभावक और पिता के समान हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी गंदगी साफ होने और सड़क बनने पर खुशी जताई। जी, इसके लिए काफ़ी महीनों से परेशान थे। डीएम साहब को भी पत्र दिया था, नगर आयुक्त जी को भी दिया था, पर कुछ हो नहीं पाया था। फिर मेरी बहन, जैसे जिसकी शादी 7 तारीख है, उसने ट्वीट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण दिया उसने। तो अब जिसका असर आप देख रहे हैं कि हमारी रोड बनना स्टार्ट हो गई है, जो कि उम्मीद है कि 7 तारीख से पहले बन जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी का अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।